एक शादी का कार्ड आया और हमने प्लान बना लिया एक पूरे सफर का। यार की शादी में जाना था, गोरखपुर देवरिया, लेकिन सीधा क्यों जाते, पहले प्रयागराज, फिर बनारस, फिर अयोध्या और तब जाके कम्मो की शादी। मैं हूँ मयूर मालविया और ये है मेरी जिंदगी का सबसे मस्त रोड ट्रिप। लेट्स गो बॉयज। तो चलिए मिलते हैं अपनी इस पागल गैंग से। सबसे पहले जीत। यह बंदा इतना लंबा है कि अगर यह खड़ा हो जाए तो सीधा सैटेलाइट सिग्नल पकड़ ले। फिर है हर्ष, बाहर से एकदम सीरियस जैसे कोई IAS ऑफिसर हो, लेकिन हमारे साथ। यह बंदा कॉमेडियन है भाई, फुल ऑन। निशु नाम सुन के लगता है भोला सा होगा, लेकिन यार यह सबसे बड़ा छुपा रुस्तम है गैंग का। कुछ बोलता नहीं पर सब जानता है। नीरज भाई यह तो फुल चालू टाइप है, हर डील में बेस्ट बार्गेन यही निकालता है, ऑटो वाले से लेकर होटल वाले तक। लकी नाम भी लकी, काम भी लकी। गैंग का सबसे बड़ा मस्तीखोर। इसका एक काम है, मस्ती करो और मस्ती कराओ। और विकी यह बंदा दूसरों के मजाक का ATM है भाई। सीधा आया, ट्रोलिंग स्टार्ट। और मैं हूँ मयूर मालविया, इन सब पागलों का सरदार। और हमारा डेस्टिनेशन कम्मो की शादी। कम्मो मतलब हमारे प्यारे दोस्त कमलेश गोरखपुर देवरिया वाला। लेकिन सीधा नहीं जाना था, पहले इंडिया की सबसे सीक्रेट जर्नी करनी थी। तो सफर शुरू हुआ जीत के घर के पास वाले बस स्टैंड से। मैं, हर्ष, विकी, लकी और जीत सब आ गए थे टाइम पे। बस में बैठ गए, एक्साइटमेंट थी, एनर्जी थी। बस एक प्रॉब्लम थी, नीरज और निशु कहाँ हैं? ये दोनों मिस कर गए अपनी बस। प्लान था कि ये दोनों हमसे मिलेंगे सीधा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, और हम पहुंच गए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भाई यह कोई आम स्टेशन नहीं है, यह है इंडिया का पहला हाईटेक प्राइवेट रेलवे स्टेशन। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, क्लीन, मॉडर्न और एकदम शाही। और यहाँ आते ही नीरज और निशु भी आ गए। गैंग कंप्लीट हो गई। फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको इंतजार था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। बैग्स उठाए, अंदर घुसे और ऑफिशियली सफर शुरू हो गया। हम सब ऊपर वाली सीट पे आ गए और फिर क्या था, टिफिन खुलने लगे एक एक करके। भाई ट्रेन में घर का खाना एक अलग ही लेवल का होता है। पूरी, पराठे, अचार, चटनी, सलाद और साथ में ये 7 पागल दोस्त यार। उस वक्त लगा कि जिंदगी में और क्या चाहिए। फिर क्या था, सब एक साथ बैठ गए और खाना शुरू। पूरी, पराठे, अचार, चटनी, सलाद खाना इतना अच्छा लग रहा था। और यह 7 दोस्तों का साथ भाई, यह फीलिंग डिस्क्राइब नहीं होती, सिर्फ फील होती है। खाना खत्म हुआ तो मस्ती शुरू। विकी भाई तो नीरज भाई के सिर पे पैर रख के बैठे फुल तशान में। नीरज भाई भी कुछ नहीं बोले क्योंकि यह तो रूटीन है इनका। और फिर मुझे नहीं पता क्या सोचा मैंने, कैमरा जूम किया सीधा हर्ष के दांतों पे। भाई हंस रहा था और वो शॉट एकदम प्राइसलेस था। इतनी मस्ती के बाद नींद ने आ ही दबाया। सब एक एक करके सो गए। ट्रेन चलती रही, रातें गुजरती रही और सुबह की पहली रोशनी के साथ नया शहर, नया सीन। सुबह उठने का भी एक स्टाइल होता है और मैंने कैमरा सीधा लकी भाई के मुंह पे ले गया। वो उठ गए, आंखें अध खुली और एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा जैसे बोल रहे हो यार थोड़ी और नींद आने दो। फिर एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी। मैं, जीत और लकी बाहर निकल गए थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। प्लेटफॉर्म पे गहमा गहमी थी, चाय वाले, स्नैक वाले और हम 3 फुल टूरिस्ट मोड में। जीत भाई ने लकी के सिर पे एक प्यारा सा थप्पड़ मारा और लकी भाई कैमरे के सामने फुल स्टाइल मार रहा था जैसे कोई हीरो हो। तब नीरज भाई भी बाहर आ गए बिना चप्पल पहने और जीत और लकी ने तो मौका नहीं छोड़ा। दोनों ने नीरज के पाँव पे पैर रख के फोटो खिंचवाई। भाई ट्रिप में यही तो होता है, दोस्त हो तो ऐसी हरकत होती ही है। और फिर अनाउंसमेंट आई, प्रयागराज आ गया। सबने बैग्स उठाए, एक्साइटमेंट डबल हो गई क्योंकि यह था हमारा पहला बड़ा स्टॉप। स्टेशन से बाहर निकले और विकी भाई तो अपनी ही दुनिया में थे, बिना पीछे देखे सीधे आगे निकल गए। हम सब वहीं रुके देखते रहे। विकी काफी दूर जाकर रुके, पीछे मुड़े और एक्सप्रेशन देखा तो लगा यार यह लोग कहाँ रह गए। फिर वापस आए और हम सब हंसते रहे। स्टेशन के अंदर एक इंटरेस्टिंग मशीन दिखी, कोका कोला ने लगवाई थी प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकिल करने के लिए। मैंने ट्राई किया लेकिन भाई मशीन काम ही नहीं कर रही थी। अच्छा इनिशिएटिव था, काश मशीन चलती। फिर हम बाहर आए और नीरज भाई का असली काम शुरू हुआ। ऑटो वाले से बात करने लगे। त्रिवेणी संगम तक जाना था और नीरज भाई ने इतनी जबरदस्त बार्गेनिंग की भाई, यह बंदा प्रोफेशनल है। सब ऑटो में बैठ गए और बाहर से गुजरते हुए दिखने लगा यह वही प्रयागराज था जहाँ सिर्फ 4-5 महीने पहले महाकुंभ मेला लगा। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग जहाँ 40 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। ऑटो से बाहर देखते रहे क्या क्या बदला गया, कैसे मैनेज किया गया इतना बड़ा मेला। भाई सोच के ही अकल घूम जाती है। और हम पहुँच गए त्रिवेणी संगम के पास। यहाँ मिलती है 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो दिखती नहीं, अंडरग्राउंड बहती है, इसीलिए इसे त्रिवेणी कहते हैं, 3 धाराओं का मिलन। और यार यहाँ एक चीज नोटिस करना, गंगा का पानी थोड़ा येलोइश होता है और यमुना का ब्लू ग्रीन, दोनों का मिलन आंखों से देख सकते हो यहाँ। लेकिन संगम तक जाना था और नदी के बीच तक तो नाव ही ले जाती है। नाव वालों से बात की और भाई उन्होंने रेट सुनाया तो होश उड़ गए। एक बंदे का 550 रुपए, 7 लोग मतलब 7 से ज्यादा का सीन। बार्गेनिंग शुरू हो गई और यह रोको नहीं वाली बार्गेनिंग थी। निशु भाई तो सुन के ही शॉक हो गए, बोल दिया आप बोल क्या रहे हो भाई। वो छुपा रुस्तम वाला बंदा आज बोल पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक नाव वाला माना। 7 को 1400 रुपए में ले जाने के लिए नीरज भाई की बार्गेनिंग
जिंदाबाद। और फिर हम सब नाव में बैठ गए। पानी की लहरों के साथ नाव हिलने लगी और दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। संगम जा रहे हैं। नाव में बैठते ही नीरज भाई ने लाइफ जैकेट मांगनी शुरू कर दी बार बार। नाव वाले भैया बोले, भाई सब्र तो करो, इतना कर रहे हो जैसे लड़की नहीं मिल रही बहुत दिनों से, और आज मिल गई तो तुरंत शादी करना हो। पूरी नाव हंसी में डूब गई। फिर भैया ने लाइफ जैकेट दी, हमने पहनी और फाइनली चैन आई नीरज भाई को। गंगा मैया की जय। और फिर सिर्फ महसूस किया, चारों तरफ को पानी, आसमान और 3 नदियों का मिलन। यार यह नजारा सिर्फ आंखों से नहीं रूह से फील होता है। हम पहुंच गए संगम के बिल्कुल पास। नाव वालों ने लकड़ी के पट्टों से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था और वहां उतरने के 200 रुपए लिए। लेकिन यार जो एक्सपीरियंस मिलने वाला था वो 200 रुपए कुछ नहीं थे उसके सामने। कपड़े उतारे और फिर डूब गए त्रिवेणी संगम में। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का आशीर्वाद एक साथ। ठंडा पानी, दोस्तों की चीख चिल्लाहट और एक अजीब सी शांति। यार यह मोमेंट जिंदगी में याद रहेगा। फिर तैयार हुए, नाव में बैठे और घाट की तरफ चले क्योंकि प्रयागराज अभी बाकी था। अभी और बहुत कुछ देखना था। धूप इतनी तेज थी कि भाई बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। और हमने निकाल लिया अपना जुगाड़, सफेद गमछा, सनग्लासेस और सिर पे कैप। यार देख के लगा जैसे सऊदी अरब के शेख उतर आए हो। प्रयागराज में गर्मी को मात देने का यह हमारा अपना देसी स्टाइल था। फिर शुरू हुआ असली खेल, टेम्पो वाले से बार्गेनिंग। यह टेम्पो हमें पूरा प्रयागराज घुमाने वाला था और नीरज भाई तो जैसे इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। बड़ी मशक्कत के बाद डील फाइनल हुई और हम सब टेम्पो में बैठ गए। सबसे पहले पहुंचे इलाहाबाद फोर्ट। इसे बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने सन 1683 में। गंगा और यमुना के संगम के एकदम किनारे बना हुआ यह किला इतना मजबूत था कि अंग्रेजों ने भी इसे अपना मिलिट्री बेस बनाया था और आज भी इसका एक हिस्सा आर्मी के अंडर है, इसीलिए अंदर जाने की परमिशन लिमिटेड है। अंदर पहुंचे तो एक तरफ तोप रखी थी, पुरानी, भारी और दमदार। बस देख के ही अंदाजा लग गया कि यह किला अपने जमाने में कितना ताकतवर रहा होगा। और फिर हम पहुंचे उस जगह जिसके बारे में सुना तो था, लेकिन आंखों से देखना एक अलग ही एहसास था। अक्षयवट, एक बरगद का पेड़ जो अमर है, कभी नहीं मरेगा। पंडित जी बता रहे थे कि यह पेड़ वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है और कहते हैं कि प्रलय के बाद भी जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी यह पेड़ बचा रहेगा। भाई एक पेड़ को देख के ऐसा लगा जैसे हजारों साल की हिस्ट्री सामने खड़ी हो। फिर हम किले के अंदर और घूमे। पुरानी दीवारें, पुराने दरवाजे, हर कोने में एक कहानी छुपी थी। और फिर एक अंडरग्राउंड मंदिर मिला। नीचे उतरे तो एक अलग ही दुनिया थी। कई सारे भगवान विराजमान थे, सबके दर्शन किए। एक अजीब सी शांति और ऊर्जा थी वहाँ। फिर बाहर आए और वापस टेम्पो में बैठ गए अगली लोकेशन की तरफ। तभी पेट ने आवाज दी, भूख लग गई थी भाई और गर्मी अलग से सता रही थी तो क्या लिया, खीरा। और यार इसके पीछे एक बड़ी फनी बात है। इस पूरे सफर में हमने हर सुबह नाश्ते में खीरा खाया। इतना खीरा खाया कि आगे की वीडियो में आप सब देखेंगे पूरी गैंग खीरे से परेशान हो गई थी। लेकिन उस दिन खीरे ने जो राहत दी वो किसी ठंडी ड्रिंक से कम नहीं थी। मैंने और हर्ष ने सबसे बड़ा खीरा लिया 10 रुपए का और भाई उसे खाने का जो स्टाइल था हमारा, फुल हीरो वाला अंदाज और पेट भी भर गया। उससे इतना बड़ा खीरा था वो। बोल बजरंगी महाराज की जय। फिर हम पहुंचे एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। यहाँ भीड़ बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है हॉरिजॉन्टली। और इसके पीछे एक कारण है, कहते हैं कि जब संगम में बाढ़ आती है और पानी मंदिर में घुसता है तब हनुमान जी खुद लेट जाते हैं। प्रकृति भी मानती है यहाँ। नीरज प्रसाद खा रहा था और नीशू भाई ने मजाक में धमकी दे दी, पूरा प्रसाद खत्म करो। और नीरज बेचारे करते भी क्या, खाते रहे। पूरा प्रसाद खत्म करो। फिर हम निकल गए अगली लोकेशन के लिए। बाहर के नज़ारे लेते हुए पहुंचे माँ कामाख्या मंदिर। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, शक्ति की एक प्रभावशाली रूप। और यहाँ एक अलग सी शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। और बाहर निकले तो गन्ने का जूस मिला। भाई देखते ही मुंह में पानी आ गया और प्यास भी बहुत लग रही थी। उस गर्मी में एक एक गिलास पिया और यार वो ठंडा मीठा जूस उस वक्त अमृत से कम नहीं था। फिर अगली लोकेशन के लिए निकले और रास्ते में एक मजेदार चीज मिली, बच्चों वाले झूले। और यह थे नागवासुकी मंदिर के बाहर। भाई उम्र भूल गए, सब बचपन याद आ गया और सब झूलने लग गए। वो मोमेंट कैमरे ने पकड़ लिया और यार वो देख के आज भी मुस्कान आ जाती है। दोनों हाथ साथ में रखना है, दोनों हाथ साथ में।
कई दिन फिर नाग वासुकी मंदिर में दर्शन किए। यह मंदिर नाग देवता वासुकी को समर्पित है, जो समुद्र मंथन में शेषनाग की रस्सी बन गए थे। यहाँ एक अलग ही आस्था का माहौल था और फोटोशूट भी किया यहाँ। फिर हम पहुंचे एक बेहद खास जगह, आनंद भवन, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर। और भाई ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये इंडिया की आजादी की कहानी का एक जिंदा चैप्टर है। इतना आलीशान था कि देखते ही समझ आता है कि उस दौर में यह कितना भव्य रहा होगा। यहाँ उस जमाने के लेख लिखे हुए थे, पढ़े, और ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री से सीधी बात हो रही हो। फिर हमने उनका किचन देखा, अलग अलग कमरे देखे और उनके पर्सनल यूज का सामान देखा। चांदी के चम्मच, आयरन, उनके कपड़े, किताबें, हर चीज संभाल के रखी हुई है आज भी। एक कमरा गांधी जी का भी था। यहाँ भाई वो देख के रोंगटे खड़े हो गए। और दूसरी मंजिल से बाहर का नजारा यार वो देख के लगा जैसे किसी ड्रीम हाउस में खड़े हो। हरियाली, खुला आसमान, एकदम शाही। फिर हम पहुंचे महर्षि भारद्वाज आश्रम मंदिर। ये वही आश्रम है जहां महर्षि भारद्वाज रहते थे, जो एक महान वैदिक ऋषि थे। कहते हैं भगवान राम भी वनवास के दौरान यहाँ आए थे। पूरा आश्रम घूमे और बेसमेंट में भी एक मंदिर था, वो भी घूमे। फिर हम टेम्पो में बैठे और एक खूबसूरत ब्रिज से गुजरते हुए पहुंचे शिवालय पार्क। यहाँ भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के मॉडल बने हुए थे, एक ही जगह पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। यार यह तो बहुत ही खास था। पूरा पार्क घूमे और फिर वापस टेम्पो में बैठ गए। और टेम्पो में बैठते ही माहौल बदल गया। मैंने हर्ष की दाढ़ी खुजाने लगा और फिर गाने शुरू हो गए। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। भाई थकान थी, गर्मी थी, लेकिन इन पागलों के साथ हो तो मस्ती कभी रुकती नहीं। फिर एक होटल में बैठ के पेट भर खाना खाया। यार दिन भर की भागदौड़ के बाद उस खाने का जो स्वाद था वो अलग ही था। और फिर निकल पड़े प्रयागराज छिवकी स्टेशन से बनारस काशी के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठे तो नीरज भाई होटल बुक करने में लगे थे। फोन पे कॉल, बार्गेनिंग पे बार्गेनिंग। और विकी भाई तो मौका देखते ही नीरज के ऊपर बैठ गए, उनके बाल नोचने लगे, पूरे मजे ले रहे थे। और फिर लकी भाई ने भी एंट्री मारी, नीरज की पीठ पर लात रखी और मुंह में उंगली करने लगे। नीरज बेचारे फोन पर बात भी करे और इन दोनों को भी संभाले। और आखिरकार नीरज का धैर्य टूट गया, गुस्सा आ गया। लकी से बोले, ले तू कर ले बात। भाई वो एक्सप्रेशन देखने वाला था और पूरी गैंग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। और देखते देखते हम पहुंच गए बनारस। काशी जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जहाँ हर गली में इतिहास है, हर घाट पर एक कहानी है। यार प्रयागराज ने दिल भर दिया था, इतना था यहाँ की एक दिन कम पड़ गया, लेकिन सफर अभी बाकी था। काशी विश्वनाथ बुला रहे थे, बनारस के घाट बुला रहे थे, अयोध्या बुला रही थी और कम्मो की शादी भी। तो यार अगर यह सफर अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करो, मयूर मालवीय व्लॉग्स को लाइक करो, यह वीडियो और कमेंट में बताओ प्रयागराज में तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था। पार्ट 2 आ रहा है और वो तो पार्ट 1 से भी बड़ा धमाका होगा। बनारस के घाट, काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर और कम्मो की शादी। तब तक सफर करते रहो, मुस्कुराते रहो।